हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। आप लोग डरिएगा नहीं, आपका भाई पीछे नहीं हटने वाला है। तबीयत कितना ख़राब हो जाए, अंदर इतना उबाल है खून में ना कि आपका एग्ज़ाम तक तो आराम से हम टिक सकते हैं। और जो तबीयत ख़राब हुआ है ना, चिंता मत करिए, जो अब की बार तूफान आएगा ना ओकरों से ज़्यादा भयानक आने वाला है। 12 घंटा का जो मैराथन लिए थे ना, अब की बार एगो नहीं दूगो आएगा। एगो फिजिक्स में आएगा और एगो मैथ में फिर आएगा। एग्ज़ाम से पहले याद रखिएगा, 2 गो 12-12 घंटा का मैराथन लेंगे और ओकरा हम पूरा खत्मा कर देंगे। लेकिन 5 नंबरिया सीरीज आपको पूरा पहले ही करा देंगे ताकि आप लोग पहले ही प्रैक्टिस करके तैयार रहिए। देखिए क्या है क्वेश्चन कि किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय या विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र प्राप्त करें। ये पता ना का सब लिखल बा, आप लोग समझ में नहीं आया होगा। हम जानते हैं कि तो लोग के समझ में ही ना आइल हुई का लिखल बा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है ना कि क्वेश्चन ओकन के समझ में ना आवेला कि क्वेश्चन कहता का। लेकिन चिंता मत करिए, एग्जामवा में हाथवा में इतना ताकत पैदा कर देंगे ना कि हाथवा खुद चलेगा। देखिए कैसे, किसी लघु विद्युत द्विध्रुव, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। क्या छोटा? विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव कैसा है? छोटा है। उसके बाद के कारण, अच्छा मतलब छोटा विद्युत द्विध्रुव के कारण। आगे बढ़िए, उसके निरक्षीय या विषुवतीय ई का होला? निरक्षीय या विषुवतीय बिंदु ई का होला? जो आपका अक्ष है, ठीक है ना, जो आपका अक्ष है तो अक्ष के बीचों बीच एक ऐसा लाइन होता है जो अक्ष को बराबर आधा एने बांटता है, उसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय रेखा, चाहे विषुवतीय बिंदु कहते हैं। समझ गए क्या है? निरक्षीय या विषुवतीय बिंदु क्या होता है कि आपका जो अक्ष होता है, ठीक है ना, क्या होता है? अक्ष होता है। मान लीजिए कि आपका ई आई एगो अक्ष है। क्या है? अक्ष है, ई अक्ष है। तो ई अक्ष के जो बीचों बीच बिंदु होगा, मान लीजिए कि यह है बीचों बीच बिंदु, तो यह जो आपका रेखा, ठीक है ना, इस अक्ष को बांटेगा, तो इस रेखा को कहेंगे विषुवतीय रेखा। और इस रेखा पर जवन जवन बिंदु होगा ना, इस रेखा पर जवन जवन बिंदु होगा ओकरा कहते हैं विषुवतीय बिंदु। अभियो ना समझ में आइल? अभियो दिमाग में ना घुसल, अब घुसी। ई अक्ष हुए, अक्ष के बीचों बीच काटे वाला रेखा के विषुवतीय रेखा कहल जाई। अक्ष के बीचों बीच काटे वाला रेखा के विषुवतीय रेखा कहल जाई। आ उ रेखा पे जौन बिंदु रही ओकरा के विषुवतीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु ई कहल जाई। दिमाग में फिट, दिमाग में उतरेगा, दिमाग में। ई हो गया, इसको मिटकाते हैं। अब चलिए, ई हो गया बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा मतलब कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। बस चलिए फिगर बनाते हैं। मेन फिगर आप लोग बना देंगे ना, समझ ही खून में उतर गया। चलिए आइए तो आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ से हम चौक ले लेते हैं दूसरा, ठीक है ना, क्योंकि फिगर बनाने के वक्त में क्या आएगा, हमको थोड़ा सा हेल्प करेगा। चलिए हम इस टाइप का चौक ले लिए हैं, आपको हेल्प करेगा। चलिए क्या बोला है? लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण। चलिए हम लोग बनाते हैं लघु विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। एगो यहाँ बिंदु लेते हैं, एगो हम लोग यहाँ बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम मिलाते हैं, आप लोग ही मिलाइएगा। यहाँ क्या करते हैं कि -q ले लेते हैं चार्ज, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव बनाना है ना, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। एग्जाम में बाबू लिख लीजिएगा 100% चांस है कि विद्युत द्विध्रुव से सवाल बनेगा, तो बनेगा। एकदम लिख के देता हूं, गारंटी पेपर पे लिख लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा इस आई मात्रक 2 नंबरिया में बनाएगा, और 5 नंबरिया में भी बनाएगा। या तो अक्षीय वाला पूछेगा या तो निरक्षीय वाला, लेकिन पूछेगा जरूर, ये गारंटी है। -q हो गया। यहाँ आइए, यहाँ हमारा हो गया +q, ठीक है ना। यह हमारा क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। इनके बीच का दूरी हम यहाँ 2d दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? इनके बीच का दूरी क्या है? 2d है। और बीचवा में हम यहाँ क्या करते हैं ना कि आधा आधा बांट देते हैं। तो आधा आधा बांट दिए तो हमारा क्या हो गया? आधा आधा बांट दिए तो यह हमारा क्या हो गया? d हो गया। आप लोग वीडियो रोक के पहले इतना फिगर बना लीजिए, क्योंकि अगर में अभी ढेर मतलब होके जा रहा बा पूरा। चलिए अब देखिए, यह मध्य बिंदु है ना, यह हमारा क्या है?
आवेश रखा हुआ है अक्ष पर आवेश रखा हुआ है। यह हमारा बिंदु है बीचों बीच अक्ष का। तो एकरा में जौन ई बांटेगा, ठीक है ना, जौन का करेगा ई बांटेगा, तो ई हमारा क्या होगा, ई हमारा होगा विषुवतीय रेखा, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा, यह हमारा क्या है, यह हमारा विषुवतीय रेखा है। विषुवतीय रेखा, चाहे आप लोग निरक्षीय रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग दोनों लिख लीजिएगा, या आप लोग निरक्षीय रेखा, दोनों में से क्या है, एक है। विषुवतीय रेखा चाहे निरक्षीय रेखा, बात एक ही है। ओकरा बाद चलिए यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर एगो आवेश यहाँ है, एगो आवेश यहाँ है। यह अक्ष पर रखा हुआ है। अक्ष के बीचों बीच एक ऐसा बिंदु है जिसको क्या करेंगे, एक लाइन खींचे हैं, वह हमारा विषुवतीय रेखा चाहे निरक्षीय बिंदु है। इसी रेखा पर, ठीक है ना, इसी रेखा पर जो अक्ष को बराबर दो भागों में बांट रहा है, इसी रेखा के किसी बिंदु पर हमको निकालना है। तो यह रेखा हम इसे खींच दिए हैं और यहाँ पर निकालना है। हम यहाँ इसलिए नहीं ले सकते हैं। आप कहिएगा कि सर आप जो यहाँ लिए हैं आप यहाँ भी तो ले सकते हैं। यहाँ इसलिए नहीं ले सकते हैं ना कि यह हमारा अक्षय पर है। यह क्या है, अक्षय पर है बिंदु, देख रहे हैं ना, इसीलिए हम बीचों में नहीं लिए, इसीलिए थोड़ा सा हट के ऊपर लिए हैं। अब समझिए यहाँ, अब आप लोग को दिखाते हैं कैसे कैसे करना है। यहाँ इसका नाम देखिए, सबसे पहले इसको मिलाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। चलिए मिल गया यहाँ से, और यहाँ से आपका ई मिल गया ना। अब यहाँ देखिए हम नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, यहाँ नाम हम ए रखते हैं, और यहाँ इसका नाम बी, और इसका नाम क्या रखते हैं, सी। रटिए मत, नाम रखने है ना। यहाँ भी आप लोग ए बी सी रख सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए ई डी है, तो ई आर दूरी मान लेते हैं। क्या करते हैं, आर दूरी, मतलब कि आपका जो अक्ष में जहाँ यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से हम आर दूरी पर एगो बिंदु लिए हैं, आर दूरी पर। अब यहाँ निकालना है। तो अब समझिए यह माइनस है, यहाँ इस बिंदु पर क्या करेगा, कोनो नेगेटिव चीज़ होता है तो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। जैसे आप लोग का अभी एग्ज़ाम है, क्या है, एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग शादी ब्याह में चले जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे तो लोग शादी ब्याह में चल गई जा, तो वहाँ इतना फेयर लभी लगा के लड़की आज सन गोर गोर आज सन कि तो लोग पढ़ाई चौपट हो जाए, तो लोग ओकनी के चक्कर में पड़ जीव जा। तो वह देखिए क्या होता है ना, निगेटिव चीज़ जल्दी अपनी तरफ खींचता है। यह ससुरा है माइनस, क्या है, माइनस, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या है, प्लस। अब शादी ब्याह में खाली लड़के आ जाइए सर ना, तो लोग तुरंत भाग जीव जा। शादी ब्याह में टीके का मतलब कि पक्का बा कि कुछ खेला भइल बा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, एकरा के हम लोग लाएंगे इधर। काहे अब इधर आया भाई, माइनस है, माइनस किसी चीज़ को खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यह हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस से अट्रैक्ट नहीं होता है, रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। तो यह क्या करेगा, यह हमारा इधर क्या करेगा, इसको ऐसे ठेलेगा इधर हमारा, ठीक है ना। देख लीजिए क्या हो गया, इधर हो गया ना। ये माइनस है तो अपनी तरफ खींचा, यह प्लस है तो दूर ढकेला। क्लियर। अब यहाँ देखिए यह D है, यह R है, ठीक है ना। तो यह भी हमारा क्या होगा, D है R है, तो ई वाला दूरी क्या होगा, ध्यान समझिए। यह हमारा क्या बना रहा है, यह हमारा बना रहा है 90 डिग्री। यह हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो यह R है, यह D है, तो ई वाला दूरी क्या होगा, BC। BC दूरी क्या होगा आप लोग बताइए। अंडर रूट में क्या R² अब प्लस का D² नहीं होगा। पाइथागोरस पर में पढ़ ले बहुत जिंदगी में ना, क्या होता है, कण का मान निकालना होता है तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो BC हमारा क्या है, कण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। यह मानवा क्या होगा, इसका भी होगा, AC का भी, क्योंकि AC हमारा क्या है, कण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब इसका भी जो मान होगा वह हमारा R² और प्लस का क्या होगा, D² होगा ना। पूरा फिगर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, कहाँ से कहाँ आप लोग पहुँचा दिए। मतलब एगो पारे थे अक्ष से बताइए इतना कुछ कर दिए आप लोग के सामने ही। अब एकरा में और कुछ करेंगे हम, इतना हो गया। अब एकरा में हम देखिए क्या करते हैं कि यह जो A है,
ए, तो ए के कारण कौन पे है, सी पे है, ई वाला। ई जो हम खींचे हैं वेक्टर लाइन, यह किसके कारण है, यह हमारा है ई, ठीक है ना। सी पे कौन लगाया है, सी पे यह ए लगाया है, तब है ना यह आया है। रुकिए आप लोग दिखाते हैं, यह ए है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। देखिए यह जो लाइन इधर आ रहा है, यह कोना पे है, सी बिंदु पर लगाया जा रहा है ए के कारण, तो सी बिंदु पर ए के कारण। यह जो तीरवा उधर गया है कोना कारण है, बी के कारण। कोना पे लगाया है, सी पे, यानी सी पे बी के कारण लगाया गया है। तो इसका नाम यहाँ आप लोग शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आपका ई, सी, और सी पे कौन लगा रहा है, बी, तो जो लगाएगा उसको बाद में लिखते हैं। ऐसे हमारा हो गया। तो अब देखिए इन दोनों के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह टेढ़पट भाग रहा है, मतलब एगो एने आ रहा है और एगो एने आ रहा है। इसी दोनों का परिमाण कैलकुलेट कर लेना है वेक्टर विधि से और हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इसी दोनों मतलब इसका ई सी ए का और ई सी बी का परिमाण कैलकुलेट कर लेवे के बाद बस आंसर फटाक से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बारे में थोड़ा सा हम लोग कहानी लिखेंगे, ठीक है ना। जो जो हम लोग किए हैं एक बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कहानी लिखेंगे। आइए लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना एक लघु विद्युत द्विध्रुव, एक लघु, जो फिगर में है ना चुपचाप लिख दीजिए, आप लोग कॉपी रटा मत मारिए, ठीक है ना। हम जो ये लिख रहे हैं ना आप लोग इहो रटा मत मारिए। जो जो आप लोग किए हैं ना बस लिख दीजिए, जो जो किए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, कोना के आगे कोना के पीछे कोनो दिक्कत नहीं है। जो मन में आ रहा है, जैसे आ रहा है बस एक बारे में लिख दीजिए। मान लीजिए कि आप लोग शादी ब्याह में जाना है, पैंट कुर्ता शर्ट आप लोग पहन लिए, ओकरा बारे में वो डायरी में लिख लेगा बा बस, कि पहले शर्ट पहने, कुर्ता पहने, टोपी पहने, टाई पहने, बस ओकरा बारे में लिख देना है। क्या फर्क पड़ता है कि आप लोग पहले पैंट पहने हैं कि पहले कुर्ता पहने हैं, दोनों सबको लिखना है तो लिख दीजिए। तो एक बारे में जो चीज़ है ना सारा चीज़ आप लोग यहाँ छाप दीजिए। तो माना कि एक लघु विद्युत द्विध्रुव, माना कि एक लघु विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2d है। साफ साफ लिखिए, माना कि एक लघु विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2d है, जिसके बीच की दूरी 2d है, जिसके बीच की दूरी 2d है और इसके निरक्षीय बिंदु, ठीक है ना, और इसके निरक्षीय बिंदु कौन है, सी पर निकालना है, ठीक है ना। तो निरक्षीय बिंदु सी पर विद्युत, मच्छर मरा जरूर जाई ना यहाँ से, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। इतना आप लोगों को लिख देना है। साफ साफ सेम टू सेम लिख दिया ना कि माना कि एक लघु विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच का दूरी 2d है तथा निरक्षीय बिंदु सी पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। नीचेवा लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर P बराबर दोनों आवेश में से किसी आवेश, मतलब दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण। तो -q और +q दोनों में से कोनो एगो ले लीजिए। तो कहेगा सर हम माइनस वाला लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, -q लीजिएगा। तो परिमाण का मतलब होता है ना कि आप माइनस वाला वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ओनली प्लस वाला। तो -q है तो हम इसको क्या करेंगे, मोड लगा देंगे, प्लस ले लेंगे। तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो यहाँ Q हो गया, दोनों आवेशों की बीच की दूरी होता है, ठीक है ना। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी होता है, आप दूरी चाहे जितना लें, ठीक है ना। रट्टा मत मारिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला डिफाइन होता है ना, वह डिफाइन होता है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी।
तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी का लिए है 2d, तो यहाँ 2d हम गुना करेंगे तो q गुना 2d हो गया। अब ओकरा बाद देखिए यहाँ लगाए हैं वेक्टर, का लगाए हैं वेक्टर, तो एक और वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है कहाँ होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका दिशा कहाँ नहीं होगा, इधर होगा, कहाँ नहीं होगा, इधर होगा, तो माइनस का यहाँ क्या होगा, वेक्टर p हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी माइनस नहीं होगा, यह इधर होगा, ठीक है ना, यानी माइनस से प्लस की ओर यानी इधर जाएगा। तो देखिए यह मान लेते हैं कि x अक्ष पर है, ठीक है ना, यह जो माइनस q है प्लस q है हम मान लेते हैं किस पर है, x अक्ष पर। हम आगे बढ़ा के दिखा भी सकते हैं कि यह हमारा किस पर है, x अक्ष पर हमारा यह विद्यमान है, ठीक है ना। तो x अक्ष का डायरेक्शन कौन बताता है, इधर से इधर जाइएगा तो x अक्ष का डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, आई कैप लिख देंगे। तो टोटली यहाँ से वेक्टर p बराबर फार्मूला आ जाएगा q इंटू 2d, ठीक है ना, बढ़िया से इसको लिख देते हैं 2q इंटू डी, और यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप। तो यह हमारा क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो गया। देख रहे हैं ना, स्टेप बाई स्टेप निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला भी निकल गया, देखते देखते विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी फार्मूला निकल जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि इसका मान, ठीक है ना, इसका मान पहले निकाल लेते हैं और ओकरा बाद सदिश विधि से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम यहाँ निकालते हैं चूंकि, ठीक है ना, बिंदु, यहाँ बिंदु नहीं, निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु C पर, ठीक है ना, C पर B के कारण, ठीक है ना, B के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये हम लोग लिखेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन है कारण, C पे B के कारण ECB हो गया। तो देखिए C पर B के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला होता है KQ बटा में R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, KQ बटा में R स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, यहाँ K हो गया, Q का मान छोटका q है, तो यहाँ छोटका q लेते हैं, बाटा में क्या होता है, r स्क्वायर, मतलब कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। अब बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं ना मेरा कि वह ई वाला आरवा ले लेते हैं, नहीं भाई आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, जो हमारा यह KQ बटा में R स्क्वायर होता है ना, तो उस बिंदु से लेके इस आवेश तक के बीच की क्या होता है, दूरी होता है। तो इस बिंदु से इस बिंदु जहां आवेश रखा है इनके बीच का डिस्टेंस होता है डायरेक्ट एकदम सीधा वाला, क्या वाला, सीधा वाला। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यह दूरी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अंडर रूट में R स्क्वायर, ठीक है ना, आप प्लस का D स्क्वायर। ये लग रहा है इस खली का कहानी खत्म है, दूसरा लेना पड़ेगा। हो गया R स्क्वायर D स्क्वायर, इसका यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। चलिए तो यहाँ से करेंगे तो KQ बाटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर और प्लस का D स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए इतना हो गया ना, ECB का मान इतना हो गया। अब ये ऊपर वाला मिटकाएंगे, आप लोग लिख लिए होंगे, ऊपर वाला हम मिटकाते हैं। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए ECB का मान निकल गया ना। अब इसका मान निकालते हैं ECA का, तो हम यहाँ फिर वही बतिया लिखेंगे, चूंकि, ठीक है ना, चूंकि निरक्षीय बिंदु, आप लोग लिख लीजिएगा, निरक्षीय बिंदु C पर, ठीक है ना, C पर ECA का मान, ठीक है ना, ECA का मान। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं ECA, क्या फार्मूला होता है, KQ बटा में R स्क्वायर। तो कहेगा सर माइनस Q है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जब परिमाण निकालेंगे ना तो इसको मोड में रखेंगे, ठीक है ना, क्या में, मोड में। तो माइनस Q हो गया। अब बाटा में क्या होता है, R स्क्वायर। R का मान कितना है, यह है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। मान क्या आ गया, KQ बाटा में
यहाँ आर स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सॉरी रूट है स्क्वायर को खा जाएगा, यह हमारा आ गया। तो दोनों चीज़ देख रहे हैं, ई सी बी का ध्यान से अखियाँ खोल के देखिए, ई सी बी का मान जो आया है और ई सी ए का मान जो आया है दोनों क्या है, सेम है। दिखाई दे रहा है कि ई सी ए का मान जो परिमाण आया है, जो मैग्नीट्यूड आया है, भले डायरेक्शन अलग है, ऊ होने जा रहा है, ई एने आ रहा है, डायरेक्शन भले अलग है लेकिन परिमाण देख रहे हैं, परिमाण सेम है। यानी ई सी बी का जो परिमाण आया है, ई सी ए का जो परिमाण आया है सेम आया है। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे। अब दोनों मानवा सेम है तो हम क्या लिखेंगे, ई सी बी या ई सी ए, हम इसको ई मान लेते हैं, ई माना, ठीक है ना, ई माना, एक को यहाँ लिख देते हैं ई माना। अब दोनों एक ही चीज़ है तो हम मान लेते हैं कौन अचर चीज़, ई हम लोग ई मान लिए। अब ई मान लिए ना, अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको भी मिटका ही देते हैं, आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया। तो अब एक जानते हैं आप लोग, कॉन्सेप्ट यहीं पर बताते हैं कि मान लीजिए कि एक यहाँ वेक्टर है, एक यहाँ वेक्टर है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, यह आपका वेक्टर ए है और यह आपका वेक्टर बी है। तो यह मान लीजिए कि वेक्टर ए है और यह आपका क्या है, वेक्टर बी है। तो ये दोनों वेक्टर का हम लोग जो परिमाणी निकालें, मतलब कि रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। इन दोनों वेक्टर का कुल हम लोग निकालेंगे, कुल परिमाण निकालेंगे, ठीक है ना, कुल हम लोग परिणामी सदिश निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, कुल परिणामी सदिश निकाल लेंगे। किधर होगा, तो याद रखिएगा कि वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी कहाँ है, ऊपर है। तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा ना कि बीचों बीच चिरते जाएगा, बीचों बीच क्या होगा, चिरते जाएगा। मतलब कि एगो जानते हैं क्या है कि एगो हमारा के हेने खींच रहा है, एगो हेने खींच रहा है। मतलब झगड़ा आप लोग देखें गांव देहात में झगड़ा, कि वो बोलता है कि ना तोर गलती है, वो बोलता है कि ना तोर गलती बा। क्या बोलता है, नहीं बोलता है कि ना ते मर ले बे ज़्यादा, वो बोली कि ना ते ज़्यादा मर ले बे। तो बीच में जो मुखिया रहता है क्या करता है, बीचों बीच का रास्ता निकालता है कि ना ज़्यादा घाटा एकरा होके ना ज़्यादा घाटा एकरा होके, बीचों बीच रास्ता निकले। तो वैसे ही होता है सदिश में, एगो हेने पाँव खींच ले बा, एगो हेने पाँव खींच ले बा। तो जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, वह बीचों बीच निकल जाता है। क्या करता है, बीचों बीच निकल जाता है। तो एगो ई बिंदु है, एगो बिंदु के हेने खींचता, हेने आओ, एगो ऊपर खींचता। तो जो परिणामी होई वो क्या करी, परिणामी हमारा क्या करी, बीचों बीच निकल जाए। ऐसे मान लीजिए कि एगो वेक्टर हेने है और एगो वेक्टर हेने है। मान लीजिए कि यह हमारा वेक्टर ए है आ यह हमारा वेक्टर बी है। तो यहाँ एगो हेजा एगो बिंदु बा, हेजा एगो बिंदु बा, हेजा से एगो हेने खींचता आ एगो हेने ऊपर टांग खींच ले बा। तो जो परिणामी सदिश होई क्या करी, वो बीचों बीच निकल जाए, क्या करी, बीचों बीच हेने निकल जाए। तो ये हमारा होता है रिजल्टेंट। तो अब देखिए यहाँ ई बिंदु पे, यहाँ ई बिंदु पे आइए, ई बिंदु पे एगो हेने खींच ले बा, रखे नीचे में है, कितने नीचे आओ, हेने खींच ले नीचे। आ एगो ई बिंदु कहाँ खींचता, ऊपर खींचता कि ना हम ऊपर जाई में, एगो कहता कि नीचे आओ आ एगो कहता कि ना हम ऊपर खींचम। तो जो परिणामी होगा वो क्या करेगा, यहाँ से बीचों बीच हेने निकल जाएगा, ठीक है ना, क्या करेगा, बीचों बीच निकल जाएगा। तो अब देखिए हम मान लेते हैं कि ई वाला एंगल थीटा है, तो इहो एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्योंकि जब बीचों बीच निकल रहा है तो जितना ई वाला एंगल, मान लीजिए कि ई वाला थीटा होगा, तो इहो क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि बीचों बीच निकल रहा है तो ओने से यहाँ तक समान एंगल होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से बीचों बीच निकल गया है तो ई वाला एंगल, ठीक है ना, ई वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से बीचों बीच निकल गया है तो आपका ई वाला एंगल ई वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो वही देखिए यहाँ से बीचों बीच इधर निकल गया है तो आपका ई वाला थीटा एंगल ई वाला थीटा एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो कुल एंगल क्या होगा, कुल एंगल हमारा होगा 2 थीटा। तो हमारा थीटा पे क्या हो गया है, निकल गया है, हम अपने से मान लिए हैं। आप लोग यह मत समझिएगा ना कि थीटा कहाँ से मान लिए, आप अल्फा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं, आप 2 अल्फा भी ले सकते हैं कि ई वाला 2 अल्फा है और ई वाला 2 अल्फा है, तो आपका टोटल 4 अल्फा हो जाएगा। एंगल हम अपने से माने हैं, ठीक है ना। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दिल में उतारने में जानते हैं क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, बाकी जब एक बार उतर जाता है ना तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। ई हो गया,
अब देखिए, अब क्या लिख करेंगे ना कि अब एक बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे कि वेक्टर ई सी ए और ई सी बी के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है। क्या है, 2 थीटा है। हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर ई सी ए और वेक्टर ई सी बी, ठीक है ना, ई सी बी के बीच का कोण, ठीक है ना, के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है, ठीक है ना। के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है। और जो हमारा परिणामी सदिश है ना ई वाला, ठीक है ना, ई वाला जो परिणामी सदिश है यही आपका मेन है, रिजल्टेंट, ठीक है ना। यही क्या है, रिजल्टेंट, कि बीचों बीच निकल गया है। ई खींच रहा था नीचे और वो खींच रहा था ऊपर है, तो बीचों बीच जो निकल जाता है ना वही हमारा क्या होता है, परिणामी हमारा होता है। देखिए यहाँ से एगो नीचे खींच रहा था, एगो ऊपर खींच रहा था, परिणामी कहाँ निकल गया, एने, तो एक मान निकालना है, ठीक है ना। यही आपका है ई निरक्षीय। क्या है, यही आपका ई निरक्षीय है। इसका हम नाम लिख देते हैं ई, हम लोग क्या ले लें, मान लीजिए ई पी ले लेते हैं, चाहे ई निरक्षीय लिख देते हैं, ठीक है ना, ई एन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ई एन। तो ई सी ए और ई सी बी के बीच का कोण 2 थीटा है तथा इसका परिणामी सदिश क्या माने है, ई एन माने है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि ई एन है। बस आप लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ई पी लिख सकते हैं, ई क्यू लिख सकते हैं, हम कुछ लिख दिए हैं, एन लिख सकते हैं, ई हो गया। अब यहाँ आइए, अब इन दोनों के बीच का परिणामी सदिश निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे अब ये नहीं मालूम है, आइए बताते हैं। देखिए फिर वही ओकर पे आते हैं, घुमाते हैं। मान लीजिए कि यह आपका 2 गो सदिश है, यह आपका क्या है, वेक्टर ए है, और यह आपका क्या है, वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। पर मान लीजिए थीटा नहीं 2 थीटा मान लेते हैं, क्योंकि आधा आधा बांटेगा ना। मान लेते हैं क्या है, 2 थीटा है, तो परिणामी क्या होगा, बीचे बीच जाएगा, तो बीचे बीच में यह आपका थीटा हो जाएगा, यह आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो इस रिजल्टेंट का परिणामी सदिश याद है आप लोगों को, फार्मूला क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab cos थीटा। याद है ये वाला फार्मूला याद है कि आप लोग चबा गए हैं। 2 गो सदिश जब कुछ एंगल पर रहता है तो उसका परिणामी सदिश निकालने का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, यह फार्मूला होता है। यही फार्मूला के दौरान इसका रिजल्टेंट निकलेगा। आइए यहाँ पर निकालते हैं। इसका परिणामी सदिश क्या है, ई एन है, तो हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ई एन बराबर, ठीक है ना, ई एन बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को फार्मूला तो दिखाइए दिए। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, पहले परिमाण निकाल लेते हैं, उसके बाद दिशा भी दिखा देंगे, ठीक है ना। जब परिमाण निकल जाएगा तो दिशा भी क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो सबसे पहले ई एन का परिमाण निकाल लेते हैं कि परिमाण कितना आएगा। तो परिमाण क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो इसका परिमाण याद है आप लोग क्या मनवाए थे, ई निकलवाए थे ना, इसका भी क्या निकलवाए थे, ई। भैया लोग आप लोग को याद है कि ई सी ए का परिमाण, आप लोग पानवा पीछे करके देखिए, ई सी ए का परिमाण ई लिखवाए थे और ई सी बी का परिमाण का लिखवाए थे, ई लिखवाए थे। दोनों का परिमाण सेम आया था। जहां विद्युत द्विध्रुव का मानवा लिखवाए थे वो जस्ट ओकरा बाद ई सी ए का मान निकलवाए थे और ई सी बी का, दोनों का मान सेम आया था, तो वहां लिखवाए थे कि ई हम यहाँ पर मान रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों का परिमाण का यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ई सी बी, ठीक है ना, ई सी बी का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे ई सी ए, ठीक है ना, ई सी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे, रुकिए, ई सी ए ई सी बी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका माने लिख देते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को तो मनवाइए दिए हैं, तब एक में ज़्यादा झोल झाल कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखवा देते हैं। यहाँ देखिए ई स्क्वायर प्लस का यहाँ ई स्क्वायर प्लस का 2e गुना ई और गुना क्या होगा, cos
थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा। मतलब यहाँ से इधर और यहाँ से उधर गया है तो इन दोनों के बीच का कुल एंगल होता है, न कि थीटा। थीटा जो थीटा है ना, यह वेक्टर ECA और परिणामी के बीच का एंगल है। लेकिन जो यह आपका परिणामी निकल रहा है वह ECA और ECB के बीच का निकल रहा है। ठीक है ना, ECA और ECB के बीच का निकल रहा है। तो जो एंगल लिया आएगा वह ECA और ECB के बीच वाला ही लिया आएगा। तो ECA इधर है, ECB उधर है, तो इसके बीच का ई वाला पूरा एंगल लिया आएगा 2 थीटा। तो यहाँ कॉस क्या लिखेंगे? कॉस 2 थीटा हम लोग यहाँ पर लेंगे। चलिए, तो ई स्क्वायर मेरे भाई क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2e स्क्वायर। ओकरा बाद यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा 2e स्क्वायर और यह हमारा हो गया cos 2 थीटा हो गया। अब एक में देखिए 2e स्क्वायर क्या है? कॉमन है। कॉमन है तो एक के टांग लेते हैं। टांग लेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ से 2e स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 होगा। एकरा में हमारा क्या होगा? cos हमारा 2 थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्योंकि मैथ में बहुते बार करा चुके हैं। तो यहाँ हमारा हो गया 2e स्क्वायर और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई कि एगो दू और एगो दू, क गो दू हो गया? 2 गो दू। तो रूट का कहानी होता है कि 2 गो रहेगा ना तो एगो बहरी निकल जाएगा, तो एगो 2 बहरी निकल गया। हाई देखिए ई स्क्वायर कैगो है? ई स्क्वायर मतलब ई 2 गो है, एगो ई बहरी निकल जाएगा। ओकरा बाद यहाँ से cos स्क्वायर है तो क्या निकलेगा? बहरी। यहाँ से हमारा cos थीटा निकलेगा। तो हमारा EN का मान क्या आ गया? 2e cos। घबराना नहीं है कितना लंबा जा रहा है। क्या हम आप लोगों को रटवा रहे हैं कि आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए? नहीं, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बता रहे हैं। आप साइकिल लिए हैं, साइकिल से 1 किलोमीटर चलिए या चाहे 5 किलोमीटर, चलाने आता है तो जाने में क्या दिक्कत है? जब कॉन्सेप्ट मालूम है तो डेरिवेशन करने में क्या दिक्कत है? पूरा कर डालेंगे, घबराना नहीं है, भले कितना लंबा जाएगा। 2e cos थीटा हो गया। अब यहाँ से मामला का फंसा है कि e का मान तो मालूम है लेकिन cos थीटा का मान नहीं मालूम है कि cos थीटा का मान कैसे निकालें। यही ना दिक्कत है कि cos थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को मैथ में थोड़ा सा नॉलेज होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नॉलेज होगा, उसी की वजह से cos थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। तो यह वाला आप लोग नोट करिए। अब इसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ से चूंकि हम पहले निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ से निकालेंगे इसलिए cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो देखिए यह वाला थीटा है तो ई वाला क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? पहले बताइएगा। आप लोग पढ़े ना एकांतर अंतःकोण पढ़े हैं कि जो बहरी वाला होता है उसके बराबर का एक अंदर वो वाला हो जाता है। तो ई थीटा है, ई वाला, तो आपका ई वाला क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यह हमारा थीटा है। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज में ही हमारा cos थीटा और tan थीटा लगता है। तो इस समकोण त्रिभुज में यहाँ लेंगे, ना कि यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हमारा यह समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, ये दूसरे त्रिभुज बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे और ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को cos थीटा का मान निकालने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज, ठीक है ना, चूंकि त्रिभुज लिख देते हैं। कोना कोना में रुकिए, यहाँ A है, B है, एक नाम यहाँ पर D रख देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखते हैं? यहाँ पर इसका नाम D रखते हैं। रुकिए, यहाँ पर इसका नाम रखेंगे D। तो ADC में, ठीक है ना, त्रिभुज ADC में रख देते हैं कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ADC में आइए, ADC में हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। यदि इहो नहीं याद होगा ना कि cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण होता है कि नहीं होता है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइएगा। इससे बढ़िया अब कुछ नहीं हो सकता है। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण होता है। तो cos थीटा है, आधार का मान क्या है? D, ठीक है ना, D, आधार का मान D, और कर्ण का मान कितना है? E, क्योंकि आधार बटा में कर्ण होता है। तो यह हमारा क्या है? कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा D बटा में अंडर रूट में R स्क्वायर और प्लस का D स्क्वायर। यह हो गया। इस cos थीटा का मान यहाँ पर क्या करेंगे? रखेंगे।
यहाँ देखिए, तो यहाँ से ई बराबर ई एन बराबर, ठीक है ना, ई एन बराबर यहाँ से हो गया 2e और कोस थीटा का मान यहाँ से निकाल दिए हैं। तो यहाँ से डी और बाटा में क्या हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर। अब ई का मानवा याद है, ई का मानवा जो मनवाए थे वो ई का मानवा यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ ई एन बराबर 2 और ई का मानवा वहाँ से आया था के क्यू बाटा में अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर गुना यहाँ से डी बाटा में, ठीक है ना, रुकिए यहाँ पर रूट नहीं आया था वहाँ पर, ठीक है ना, रूट नहीं आया था क्योंकि स्क्वायर रूट को हटा दिया था तो खाली ये आया था। और यहाँ पर जो आया है वह आर स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर। देख लीजिएगा जो ई का मान आया था ना यही आया था क्योंकि के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर व रूट को हटा दिया था तो यहाँ अंडर रूट में नहीं आएगा और नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यह हो गया। अब यहाँ से देखिए परिमाण हमारा निकल गया, क्या हो गया, इसका परिमाण हमारा निकल गया ई एन का, देख लीजिए ई एन का हमारा परिमाण निकल गया। अब क्या है, दिशा निकालना है, बस परिमाण निकल गया, बस दिशा पता करना है। और दिशा पता करना कोनो हार्ड है नहीं, आप लोग हम बताते हैं, आप लोग को हम इस सारा चीज़ आप लोग पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम दिशा बताते हैं कैसे आप लोग को पता करना है। ये हो गया ना, सारा चीज़ हो गया है, उसको खाली छोड़ेंगे क्योंकि वो हमारा काम वाला चीज़ है अभी। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद डायरेक्शन आप लोग सिखाते हैं कैसे निकालना है। देखिए यह आपका मूल बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ समझिए कहानी, यह हमारा क्या है, मूल बिंदु है और यह हमारा एक्स एक्सिस है और इधर वाला हमारा क्या होता है, एक्स डैश होता है। यदि देखिए मूल बिंदु से हम लोग इधर जाएंगे तो इधर का जो डायरेक्शन होता है वह हमारा प्लस में आई कैप होता है, क्या होता है, प्लस में आई कैप है। अब मूल बिंदु से हम लोग जस्ट उल्टा जाएंगे, मतलब हेने जा रहे थे ना, अब हेने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का आई कैप होगा, ठीक है ना, मतलब कि हम लोग धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस में आई कैप होगा, लेकिन ऋणात्मक की तरफ जाएंगे तो हमारा माइनस में आई कैप होगा। समझ गए ना, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और ही खून में क्या करते हैं, उतार देते हैं। देखिए कैसे, यह आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यदि हम लोग डायरेक्शन धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में जाएंगे तो हमारा आई कैप होगा, यदि इसके उल्टा जाएंगे तो माइनस में क्या होगा, आई कैप होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होता है यहाँ से इधर है, मतलब धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में है, क्या है, दिशा में है, तो इसलिए हमारा प्लस में आई कैप आया था पी के मानवा में। पी के मानवा में आई कैप काहे प्लस का लिए थे, क्योंकि यह धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में है। लेकिन ई एन का मान देखिए, ई एन का मान कुछ दिखाई दे रहा है, कहाँ है, मतलब एगो अक्ष एने जा रहा है आ ई आ रहा है एने, मतलब जस्ट उल्टा है, का है, जस्ट उल्टा है, मतलब एगो जा रहा है एने तो बस दूसरा परिणामी कहाँ जा रहा है, एने, तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस का आई कैप लगा देना है। तो आप लोग आप सारा समझ गए होंगे कि क्या कहानी यहाँ से है। चूँकि हम पहले के बारे में लिख देंगे, ठीक है ना, चूँकि निरक्षीय बिंदु सी पर, ठीक है ना, सी पर परिणामी सदिश ई एन का दिशा, ठीक है ना, ई एन का दिशा एक्स अक्ष के उल्टा दिशा में है, एक्स अक्ष नहीं, धनात्मक अक्ष, धनात्मक एक्स एक्सिस, ठीक है ना, धनात्मक एक्स अक्ष के उल्टा दिशा में है, क्या है, उल्टा दिशा में है, उल्टा दिशा में है, उल्टा दिशा में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका दिशा क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप होगा ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अब हम एक में क्या लगाएंगे, वेक्टर हम लगाएंगे, ठीक है ना, वेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे ई एन आ एक ऊपर क्या लगाएंगे, अब वेक्टर। तो वेक्टर लगाने से पहले देखिए लिखते हैं 2 के क्यू और डी, ई देखिए
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इहो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, लेकिन पावर में खेला है। मतलब कहने का मतलब है कि एगो एक्स है आ एगो क्या है, एगो एक्स है आ एगो अंडर रूट एक्स है, वही ना बात है भैया लोग। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ इहो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, बस पावर का खेल है कि एकर पावर में 1 है आ एकर पावर में 1/2 है। तो कहानियाँ यही ना है, एक्स रूट एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। एक क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 3/2। तो ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2। ठीक है ना, 3/2 हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए वेक्टर का चिन्ह लगा है, तो एक हम वेक्टर का चिन्ह देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देंगे माइनस का आई कैप, क्या देंगे, माइनस का आई कैप। और इसका भी कहानी यहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से कहानी इसका समाप्त हो गया। तो हम मिटकाते हैं और मिटकाने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इसका मान क्या लिखवाए थे, फोकस करिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान था। आप लोग अपने कॉपी में क्या करिए कि आप लोग अपने कॉपी में चेक करिए कि इसका मान क्या लिखवाए थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिखवाए थे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, ई एन बराबर, ठीक है ना, यहाँ करते हैं माइनसों को ला देते हैं बाहर ही। ठीक है ना, -2k क्यू डी, यहाँ करते हैं आई कैप, बाटा में यहाँ आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर के पावर में 3/2, इतना का मान लिखवाए थे पी, वेक्टर पी। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का पी वेक्टर। और खली सब जानते हैं क्या हो गया है, सब ठंडा के मारे सब पाला हो गया है, यो बढ़िया से चल नहीं रहा है, यो सब गर्मी में बढ़िया चलता है। अब इसीलिए देख रहे हैं पूरा छोड़ रहा है। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि मेरे भाई यह लघु विद्युत द्विध्रुव है, क्या है, लघु विद्युत द्विध्रुव है। तो हम यहाँ एक बार वेक्टर लगा देंगे, चूँकि हम लिखेंगे चूँकि लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, चूँकि लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है कि जो हमारा आर होता है डी से क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो और ही ज़्यादा हो जाएगा। अब कहाँ 10 रुपया कहाँ 1000 रुपया, फ़र्क है कि नहीं, 10 रुपया कहाँ 1000 रुपया, तो बहुत अंतर है। और उसका स्क्वायर कर देंगे तो और ही फ़र्क हो जाएगा बढ़िया रे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ घटा देंगे तो लगभग किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। भैया लोग 1 बाल्टी पानी है, ठीक है ना, 10 लीटर या बाल्टी में पूरा पानी भरल है, ओकरा में से हम 1 चम्मच पानी निकाल लें तो क्या वो आधा बाल्टी हो जाइए, क्या हुआ था, बाल्टी हो जाए ना, लगभग पनिया उतने रही। तो वही देखिए जो डी है ना वो काफ़ी छोट बा, कहाँ 1000, कहाँ 1 रुपया 2 रुपया, कहाँ 5 रुपया। उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो कहाँ चल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 से रहेगा। तो वही बात है, आर जो है डी से बहुते बड़ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और ही बड़ हो जाएगा, घटा देंगे तो लगभग कहेंगे कि आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब 1 लाख रुपया में से 1 रुपया घटाइएगा तो क्या ढेर अंतर हो जाएगा, नहीं, 1 लाख के बराबर ही होगा। तो आर स्क्वायर में डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। बस यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो गया है। चलिए सारा चीज इसको क्या करते हैं, मिटकाते हैं ऊपर वाला, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे ई एन, ठीक है ना, वेक्टर ई एन बराबर माइनस का, रुकिए यहाँ पर के जो है ना, यहाँ पर के होगा क्योंकि 2 क्यूब इंटू डी का मान था ना, तो यहाँ पर हमारा पी थोड़े होगा खाली, यहाँ पर हमारा पी के भी होगा। वही तो बोले कि के नहीं है, के कहाँ चला गया, तो माइनस का के पी हो गया। अब देखिए एक जगह पे आर स्क्वायर हम लोग रखते हैं, तो आर स्क्वायर एक जगह पे आर स्क्वायर, अब पावर में क्या है 3/2, तो 2 से 2 काटा तो हमारा क्या आ गया, माइनस का यहाँ से हमारा के पी हो गया, और बाटा में हमारा क्या आ गया, आर क्यू आ गया। तो अतः हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि ई निरक्षीय, अतः हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ई निरक्षीय बराबर माइनस का, ठीक है ना, माइनस का के पी बाटा में आर क्यू। यह हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है ना, यह क्या होता है,
यह हमारा सूत्र होता है। ई निरक्षीय यहाँ का लगा देंगे, वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। ई निरक्षीय का होता है माइनस का KP बटा में RQ, और माइनस का होता है, देखिए बताते हैं कि माइनस यह बतलाता है ना कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन एकदम उल्टा है। अब कहेगा सर फिगारवा में दिखा दीजिए कैसे उल्टा है, तो फिगारवा में देखिए, फिगारवा में जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वह काने डायरेक्शन है, एने है, दिखाई दे रहा है। इस फिगर में विद्युत द्विध्रुव काने है, इधर है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता फाइनल काने है, एने है। देखिए कहाँ एने है, तो डायरेक्शन क्या है, एकदम उल्टा है। मतलब विद्युत द्विध्रुव एने, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता एने, वही बतलाता है माइनस कि आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन उल्टा है। माइनस का चिन्ह यही बतलाता है ओनली कि इन दोनों का दिशा एकदम ओपोजिट है। मतलब एगो जा रहा है पूर्व तो एगो जा रहा है पश्चिम, डायरेक्ट क्या है, उल्टा है। यह हमारा यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि एक नंबरिया में सवाल क्या क्या बनता है, आप लोग वो देख लीजिए। आप लोग इतना तक लिख के आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, ठीक है ना। इतना तक लिख के आप लोग क्या लिखिएगा, प्रूफ हमारा हो गया। अब देखिए 4 ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाइए, ठीक है ना। 4 ऑब्जेक्टिव के लिए, 4 ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि जब निरक्षीय केस में बोलेगा, ठीक है ना, निरक्षीय केस में मतलब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तो आपका जो वेक्टर ई होता है, ठीक है ना, यह ऊपर होगा। तो आपका जो वेक्टर पी होगा कहाँ होगा, नीचे होगा। यानी थीटा इनके बीच कितना होगा, 180 डिग्री बनेगा। उसके बाद आपका ई निरक्षीय, ठीक है ना, ई निरक्षीय जो होता है याद रखिएगा कि वह दूरी के साथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन 1/RQ होता है। क्या होता है, 1/RQ। उसके बाद इहो याद रखिएगा कि ई अक्षीय, ठीक है ना, ई अक्षीय आ बाटा में ई निरक्षीय, ई अक्षीय बाटा में ई निरक्षीय कितना होता है, 2/1 होता है। मतलब अक्षीय रहेगा ना तो ऊपर 2 होगा, निरक्षीय नीचे रहेगा तो 1 होगा। मतलब अक्षीय 2 निरक्षीय 1। अक्षीय का होता है ना कि निरक्षीय का दोगुना होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह आपका पूरा क्या है, कहानी है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मेन फिगर है, फिगर आप लोग समझ गए तो कहानी हो जाएगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, यदि हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, जितना बेसिक से बताना था पूरा अपने तरफ से जान लगा दिए हैं कि बेसिक से बेसिक समझा के आपके खून में उतार दें। लेकिन फिर भी कहीं डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना वीडियो को एक बार और ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम यही बोलेंगे कि वीडियो को एक बार और ही देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम फुल कोशिश किए हैं अपनी तरफ से कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेकिन गारंटी एग्जाम में ही इस बात का याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से सवाल बनेगा तो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन में सेट कर चुका है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, वो तो पूछबे करेगा, परिभाषित करें। 5 नंबरिया में ये भी पूछेगा ई वाला, या तो अक्षीय वाला या तो निरक्षीय वाला, दोनों में से कोनो एगो तो भाई पूछेगा, ये फिक्स है। तो करके बढ़िया से थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। कल एगो मिलेंगे 5 नंबरिया के साथ है जो कि वायरल है, तो आप लोग इंतजार करिएगा। मिलते हैं उसी 5 नंबरिया वाला सीरीज में। जय हिंद।